हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। दोस्तों, हर साल आसाम और आसाम में रहने वाले लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं आसाम के फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स के कारण। अगर हम आंकड़े की बात करें तो सन 2014 से 2017 के बीच लगभग 15 से 17 लाख लोग घर से बेघर हो गए। काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ के लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। यही आंकड़ा 2018 में थोड़ा कम होकर 5 लाख के करीब पहुंचा, लेकिन 2019 में फिर से आंकड़े 50 लाख के करीब पहुंच गए और इस साल 2020 में यही आंकड़ा लगभग 40 लाख के हो गए। 100 के करीब लोग जान से हाथ धो बैठे हैं और तकरीबन 50,000 लोग रिलीफ कैंप में आत्मनिर्भर वाली जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम फार्मलैंड्स की बात करें तो लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन फ्लड के चपेट में आ चुके हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी धुबरी डिस्ट्रिक्ट तकरीबन बर्बाद हो चुका है। लगभग 9 लाख लोग सिर्फ धुबरी डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्लेस हो चुके हैं। दोस्तों, आसाम में एनुअल फ्लड्स के रीजन को जानना हो तो हमें इसके कॉजेस पे फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसके नेचुरल कॉजेस पे। और नेचुरल कॉजेस की जब हम बात करते हैं तो किसी प्लेस के टोपोग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आसाम की टोपोग्राफी कुछ इस तरह है कि आसाम के नदर्न साइड पूरे के पूरे लोफ्टी हिमालयन से कवर्ड है और इसके सदर्न साइड मेघालयन प्लेट्यू से। इसके कारण क्या होता है कि आसाम की सेंटर पोर्शन एक नैरो प्लेन क्रिएट करती है और जब ब्रह्मपुत्र नॉर्थ की डायरेक्शन से फ्लो करते हुए आती है तो प्लेन्स के एरिया में ब्रह्मपुत्र सेडिमेंटेशन स्टार्ट करती है। सेडिमेंटेशन के थ्रू रिवर बेड्स इतने ज़्यादा कवर्ड हो जाते हैं कि वाटर वर्टिकली राइज करने लगती है और वाटर्स को एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ नहीं मिल पाता। इसके कारण वाटर बॉडीज फ्लो करना शुरू करते हैं लैंड फॉर्म्स में और लैंड फॉर्म्स में वो फ्लड कॉज कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम नेचुरल कॉजेज में सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है आसाम में रेनफॉल। दोस्तों, पूरे भारत में वेस्टर्न घाट्स, अरुणाचल, मेघालय और आसाम ये कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल 400 सेंटीमीटर के ऊपर से होती है। अगर हम गौर करें तो आसाम की क्लाइमेटिक कंडीशन ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। इसके कारण पूरे आसाम में एक हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल प्रिवेल करती है। हर साल ब्रह्मपुत्र की डिस्चार्ज 19,000 क्यूमेक के ऊपर को रहती है और ऐसे मॉनसून क्लाइमेट में एक प्लस पॉइंट बनकर सामने आती है वहां की रेनफॉल। दोस्तों, आसाम फ्लड के नेचुरल कॉजेस में थर्ड पॉइंट है ब्रह्मपुत्र रिवर इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ब्रह्मपुत्र के फ्लड फैक्टर्स पे बात करें तो पहली पॉइंट आती है ब्रह्मपुत्र की डिस्चार्ज लेवल। इन द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड ब्रह्मपुत्र टॉप 5 रिवर्स में 4th रैंक करता है। अमेजॉन रिवर, कॉन्गो रिवर और यांगजे रिवर के बाद ब्रह्मपुत्र का नंबर आता है। ब्रह्मपुत्र की डिस्चार्ज लेवल 19,830 क्यूमेक है, यानी कि अगर इसकी डिस्चार्ज लेवल इतनी हाई है तो इसकी सेडिमेंटेशन लेवल भी काफी हाई होगी और सेडिमेंटेशन के रैंकिंग में पूरी दुनिया में येलो रिवर ऑफ चाइना के बाद ब्रह्मपुत्र 2nd रैंक करता है। दोस्तों, आसाम फ्लड के नेचुरल कॉजेज में 4th पॉइंट हम वहां के अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स को कह सकते हैं। दोस्तों, हेवी रेनफॉल के कारण लोफ्टी हिमालयंस में अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स काफ़ी आम सी बात हो जाती है और इसके वजह से ब्रह्मपुत्र डेब्रिस को और भारी मात्रा में लेकर आते हैं। इसके कारण नैरो प्लेन्स पर जो रिवर बेड्स हैं उनमें डेब्रिस का सिल्टेशन काफ़ी भारी मात्रा में होता है। यही कारण है कि धुबरी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा वर्सली अफेक्टेड हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आसाम फ्लड्स के मैनमेड कॉजेज की। दोस्तों, जब हम मैनमेड कॉजेज की बात करते हैं तो आसाम में सबसे पहले पॉइंट आती है वहां की डैम कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र में चाइना ने काफ़ी डैम कंस्ट्रक्शन करके रखा है और इसके लिए इंडिया हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जब डिमांड करती है तो चाइना सरे से इनकार करती है। दोस्तों, इसके कारण अनरेगुलेटेड वाटर फ्लो जब भी होते हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में आसाम वालों को नुकसान पहुंचती है। दोस्तों, आसाम फ्लड के मैनमेड कॉजेज में अगर अगले पॉइंट का हम जिक्र करें तो वो है वहां पे होने वाले इंक्रोचमेंट। जी हाँ दोस्तों, इंक्रोचमेंट पे अक्सर होता क्या है कि भारी मात्रा में लोग लाइफ को डेवलप करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, न्यू लाइफ सेटलमेंट के लिए काफ़ी भारी मात्रा में रोडवेज बनाते हैं। इसके लिए उन्हें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, वाटर बॉडीज के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट होना शुरू हो जाता है।
दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी जगह के फॉरेस्ट एरिया, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, इन सब के बीच एक इंटरलिंक होता है जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। लेकिन जब हम इन नेचुरल चीज़ों को अपने नाम पर डेवलप करने के लिए अगर इन्हें चेंज करेंगे तो हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की। पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि ब्रह्मपुत्र ड्रेजिंग की जाएगी। उस प्रोजेक्ट का नाम था ब्रह्मपुत्र ड्रेजिंग। ड्रेजिंग में दोस्तों क्या होता है कि जितने भी सिल्टेशन, सेडिमेंटेशन और डिब्रिस पड़े होते हैं उनको वाटर बॉडी से क्लियर किया जाता है सो कि ड्रेनेज सिस्टम जो है रिवर बॉडी के सुधर सके। दोस्तों इस प्लानिंग में ये की गई थी कि 891 किलोमीटर का वाटर बॉडी यानी कि आसाम के नॉर्थ में सदिया से लेकर आसाम के साउथ में धुबरी डिस्ट्रिक्ट के कंप्लीट ब्रह्मपुत्र ड्रेजिंग की जाती। पर अफसोस ये प्लानिंग आज तक प्लानिंग ही बनकर रह गई और इस पे कोई फर्दर कार्रवाई ना की जा सकी। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर ह्यूमन सेटलमेंट वाले इलाकों पर परमानेंट एम्बैंकमेंट कर दी जाए तो हर बार की तरह काफ़ी प्रॉपर्टीज और काफ़ी जानें बचाई जा सकती है। और अगर ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए और वक्त पर अगर उसे कंप्लीट कर दी जाए तो कई सारे फार्मलैंड्स और वाइल्ड लाइफ की जानें भी बच सकती है और ये एनुअल फ्लड की सिवियरिटी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आसाम फ्लड पर यह जानकारी आप सभी को पसंद आई हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो पे एक नए ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जय हिंद।